नमस्कार मित्रों, कलाम अकेडमी एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित है कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि एक चैप्टर को 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो उसी कड़ी के अंदर मैं सेकंड वीडियो लेकर कलाम अकेडमी आप सभी के सामने उपस्थित है। कलाम अकेडमी से मैं संदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले तो अपनी नोटबुक ओपन करके बैठ जाएं और उसके साथ साथ अपनी बुक भी ओपन कर लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है। इस कारण से इसे अपने बड़े रूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसी के हिसाब से इसे देखना पड़ेगा। तो ये निबंधात्मक क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसी कारण से इसे देखना पड़ेगा। मध्यकाल अपना छोटा सा है, फिर आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास को दर्शाइए। इस तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। तो आधुनिक काल में अगर देखना चाहेंगे तो फिर बड़े रूप में देखना पड़ेगा इसको। तो मुख्य रूप से अपने सबसे पहले देखते हैं ना, तो इस काल में अपने पहले कहा हुआ है कि मध्यकाल स्टार्ट है अपना। तो मध्यकाल स्टार्ट है तो अपने को मध्यकाल ही पढ़ना है। मध्यकाल पढ़ना है तो मध्यकाल के अंदर क्या दिया गया है? इस काल में नौचालन मतलब नाव चालन संबंधी कुशलताओं और अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देश तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे। जो मिथ्याएं थी, जो कुरीतियां बोलते हैं अपने उनको, वो थी ना, वो लोगों के सामने आने लगी। एक देश की या एक प्रदेश की मिथ्याएं थी वो दूसरे प्रदेश के सामने आने लगी। तो ये किसके कारण हुआ? नौचालन से एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में आए, एक प्रदेश के व्यक्ति दूसरे प्रदेश में आए, उस कारण से उन्हें उनके आर्ट कल्चर सभी तरीके का पता चला। तो उन मिथ्याओं को अगर मुख्य रूप से देखना चाहे तो वो मिथ्याएं उजागर होने लगी, एक दूसरे के सामने आने लगी वो मिथ्याएं। फिर है आगे, उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों व खोजों व अन्वेषणों का विश्व ज्ञान अन्वेषणों से नए क्षेत्रों को खोजा। ये खोजो नहीं है, ये खोजा है। तो औपनिवेशिकरण जो शहरीकरण को बढ़ावा दिया, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। इस कारण से व्यापारिक रुचियों ने, व्यापार के लिए हमें बाजार की आवश्यकता होती है, तो जहाँ से माल बनता है वो बाजार तक सप्लाई किया जाता है। तो जो देश माल बना रहे थे ना, उनको बाजार की आवश्यकता हुई, तो इस कारण से उन्होंने नौचालन का उपयोग करके और नए क्षेत्रों को खोजा। और विश्व ज्ञान कोशीय वितरण प्रकाश में आया। विश्व का ज्ञान है वो कोशीय रूप में प्रकाश में आया। इस काल में अन्वेषण, वितरण और प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर रहा। इस काल में किस पर जोर रहा? अन्वेषण, वितरण और प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर रहा। प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। प्रादेशिक विश्लेषण के अंदर प्रदेश के सभी पक्षों का, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, जो आपको 6 पक्ष बताए ना, उन सभी पक्षों का वर्णन किया गया। इनका यह मत था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई न होकर पृथ्वी के भाग है। सभी प्रदेशों के अंदर सभी चीजें न होने के कारण इनका एक क्या मत था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई न होकर पृथ्वी का भाग है। इन प्रदेशों की समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। तो इन प्रदेशों की समझ मतलब सोच पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अब इसके बाद आ जाता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल तो बड़े रूप में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिक काल ने मानव भूगोल के विकास पर प्रकाश डाली है। इस तरीके से एक बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। तो इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने
जर्मन भूगोलवेताओं ने। जर्मन भूगोलवेताओं में मुख्य रूप से देखना चाहे तो हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोवेल, पेसेल, रिचथोफेन और रेटजेल ने की। इनके अंदर ये 6 भूगोलवेता थे, हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोवेल, पेसेल, रिचथोफेन और रेटजेल। ये अपना मोस्ट क्वेश्चन बनता है, मतलब जर्मन भूगोलवेताओं के नाम से जर्मन भूगोलवेता। तो जर्मन भूगोलवेता लिख के उनके सामने इन भूगोलवेताओं के नाम लिख लेना। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ, फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर कौन थे, रेटजेल। फ्रांस के अंदर मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ, रेटजेल, विडाल डी ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास और विडाल डी ला ब्लास और ब्रूस दी मार्तोन डिमाजिया व फ्रेब्वे ने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे, मतलब कई थॉट्स लिखे। अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन में भी मानव भूगोल का तेजी से विकास हुआ। अमेरिका के साथ साथ मानव भूगोल का तेजी से विकास ग्रेट ब्रिटेन में भी हुआ। तो अमेरिका में एलन सैम्पल या एलन सैम्पल, हटिंगटन, बोनेन कार्ल सावर और ग्रिफिथ ट्रेलर, ये कहाँ थे, अमेरिका में थे। और ब्रिटेन में आर्टबर्सन, मैकेंडर, रॉक्सवी तथा फ्लूअर ने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया। इसके बाद ब्रिटेन के अंदर कौन कौन से भूगोलवेता थे, हर्बर्टसन थे, मैकेंडर थे, रॉक्सवी थे तथा फ्लूअर ने मानव भूगोल के विकास पर महत्वपूर्ण योगदान दिया। 20वीं सदी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में हुआ। मानव भूगोल प्रकाश में तो 18वीं शताब्दी में के प्रारंभिक काल में आ गया, लेकिन संपूर्ण विश्व या विश्व के संपूर्ण देशों में देखे ना तो इसका विकास कब तक हुआ, कब हुआ, 20वीं शताब्दी तक। इसके बाद है आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल जिन्हें आधुनिक मानव के संस्थापक कहा जाता है। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, आपको पता है आपके छोटे क्वेश्चन 20 नंबर के आने हैं, तो उनके अंदर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको अलग से नोट डाउन कर लेना। और रेटजेल साहब ने क्या किया, रेटजेल साहब ने मानव समाजों और पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया। किस अध्ययन पर जोर दिया, संश्लेषणात्मक अध्ययन पर। इस काल के प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण संबंधों तथा नियतिवादी, संभववादी व नवनियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया जाने लगा। नियतिवादी नियमों के अनुसार, संभववादी रुको और जाओ जो परिकल्पना है उसके अनुसार, और नवनियतिवादी नए अवसरों की खोज पर बल दिया जाने लगा। 21वीं सदी के आरंभ में नवनियतिवाद के अनुसार दोनों के पारस्परिक संबंधों में सामंजस्य पर जोर दिया गया। 21वीं शताब्दी में नवनियतिवादी के विचारधारा थी, उसी के अंदर इन दोनों विचारधाराओं को समाहित कर दिया गया। और यह विचारधारा रुको और जाओ के नाम से जानी जाती है, रुको और जाओ के नाम से जानी जाती है। और नवनियतिवादी के प्रवर्तक ग्रिफिथ ट्रेलर थे। ये भी आपके आगे एक क्वेश्चन दिया गया है कि रुको और जाओ जो परिकल्पना है उसके संस्थापक कौन थे, तो ग्रिफिथ ट्रेलर थे। ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी एक अलग जगह नोट डाउन कर लेना।
1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल में हो गया। 1930 के अंदर मानव भूगोल दो अलग अलग शाखाओं के रूप में बट गया, जिसके अंदर एक शाखा बनी सांस्कृतिक भूगोल और एक बनी आर्थिक भूगोल। विशेषीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मानव भूगोल की अनेक उपशाखाएं जैसे राजनीतिक भूगोल अलग हो गई, राजनीतिक भूगोल एक अलग शाखा बन गई, सामाजिक भूगोल एक अलग शाखा बन गई, चिकित्सा के क्षेत्र का जो अध्ययन करती है उसे चिकित्सा भूगोल एक अलग शाखा बन गई, इनका अलग से उद्भव हो गया। दोनों विश्व युद्धों के मध्य की अवधि में क्षेत्रीय विभेदन के अध्ययनों पर जोर दिया गया, क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर जोर दिया गया। दोनों विश्व युद्ध हुए उनके समय काल के अंदर या उनकी समय अवधि के अंदर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 दशकों तक मानव भूगोल की विषय वस्तु स्थानिक संगठन उपागम द्वारा मानवीय क्रियाओं के प्रतिरूपों की पहचान करना रहा था। मतलब मानवीय क्रियाएं, जो मानव दैनिक क्रियाएं करता है या जो भी क्रियाएं करता है ना, उनकी पहचान करना ही 2 दशक तक मतलब 20 वर्षों तक है इसका यही कार्य रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके जस्ट बाद 20 साल तक ये मानवीय क्रियाओं के प्रतिरूपों की पहचान करता रहा। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि के कारण मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि के कारण के चलते 1970 के बाद मानव भूगोल में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व हुआ। मतलब अनेक दार्शनिक विचारधाराएं मानव भूगोल के अंदर प्रकाश में आई या इनके अंदर उनका विलय हुआ। मानव भूगोल में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा। मानव कल्याणपरक विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के पक्षों से है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मानव कल्याणपरक विचारधारा का संबंध है तो लोगों के कल्याण के विभिन्न पक्षों से। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे पक्ष शामिल है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसे पक्ष शामिल है या पहलू शामिल है। क्रांतिकारी विचारधारा से निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता के लिए मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण किया। जो कार्ल मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया था ना, जिसका सामाजिक असमानता का सिद्धांत, उस सिद्धांत का अनुसरण किया गया, उस सिद्धांत को फॉलो किया गया, उस सिद्धांत को प्रयोग में किया गया या उस सिद्धांत को यूज में करके इनका अध्ययन किया गया, ये कहा जा सकता है। इसके अंदर समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास को माना जाता है। जो समय के अनुसार सामाजिक असमानताएं उत्पन्न होती है ना, उन सभी का संबंध है, उनमें लगभग ज़्यादातर का संबंध है पूंजीवाद के विकास को माना जाता है। पूंजीवाद का जैसे जैसे विकास होगा तो एक तो अमीर वर्ग बन जाएगा, एक गरीब वर्ग बन जाएगा, तो उनके बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली जाएगी, तो इनको माना जाता है। आचरणपरक विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर विचार नहीं करता, बल्कि अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्र, आचरण और पर्यावरण पर आधारित होते हैं। मानसिक मानचित्र किन पर आधारित होते हैं? आचरण और पर्यावरण पर आधारित होते हैं। विचारों में बदलाव आंशिक रूप से विश्लेषण और मापदंडों के परिवर्तनों के कारण आते हैं। किन के कारण आते हैं? विचारों में बदलाव आंशिक रूप से, मतलब छोटे रूप से कहें तो भी कह सकते हैं विश्लेषण के मापदंडों में परिवर्तन के कारण आते हैं। किन के कारण आते हैं? मापदंडों में परिवर्तन के कारण आते हैं। 21वीं सदी में मानव भूगोल में सामान्य निकाय सिद्धांत और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों का
उपादेयता पर प्रश्न उठने लगे। मानवीय दशाओं का जो अध्ययन करता था ना, उन पर प्रश्न उठने लगे। भूगोलवेत्ता कहने लगे कि मानवीय दशाओं का वर्णन क्यों किया जा रहा है, मानव भूगोल के अंदर मानव के सभी पक्षों का अध्ययन करो। इस तरीके के प्रश्न मानव भूगोल के सामने आने लगे। जो मानव भूगोलवेत्ता थे उनके सामने आने लगे। अब अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। अब मानव भूगोल में स्थानीय समझ के ऊपर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार मानव भूगोल निरंतर विकास के साथ गतिशील भी रहा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मानव भूगोल निरंतर विकास के साथ रहा तो क्या रहा, गतिशील। मानव भूगोल निरंतर रहा तो विकास के साथ गतिशील, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इस समय के साथ साथ इसका महत्व अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता तथा अन्य विषयों के साथ संबंध बढ़ रहे हैं। समय के साथ साथ है ना, इस विषय की व्यापकता मतलब इसका क्षेत्र है जो बढ़ रहा है, और अन्य विषयों के साथ इसके संबंध है वो भी बढ़ रहे हैं। आज भूगोल की महत्वपूर्ण इस शाखा का अध्ययन संपूर्ण विश्व में किया जा रहा है। तो आज भूगोल की आधुनिक समय में देखें तो भूगोल की इस शाखा का अध्ययन विश्व के संपूर्ण देशों में किया जा रहा है। ये नहीं है कि पर्टिकुलर इंडिया के अंदर ही मानव भूगोल का अध्ययन किया जा रहा है, सभी देशों के अंदर किया जा रहा है मानव भूगोल का अध्ययन। तो अब अपने आते हैं मोस्ट क्वेश्चन। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मानव भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। आधुनिक मानव के पिता भी या जन्मदाता जो जन्म देने वाला होता है तो वो पिता हो जाएगा। तो पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक है वो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। मानव भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो भी इरेटोस्थनीज ने किया। किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। आधुनिक मानव भूगोल का जनक तो रेटजेल को कहा जाता है, लेकिन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हमेशा ही रहेगा हेकेटियस। जहाँ भी भूगोल का जनक नाम आ जाए ना वहाँ पे हेकेटियस करोगे, और जहाँ पे भी आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता आ जाए ना वहाँ पे रेटजेल होगा। वहाँ पे कौन होगा? रेटजेल होगा। पृथ्वी को गोलाकार स्वरूप में सबसे पहले किसने माना? तो पृथ्वी को गोलाकार स्वरूप में सबसे पहले या सर्वप्रथम किसने माना है? अरस्तु ने माना है। एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ किस के रचयिता कौन है? यह एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ किसने लिखा? तो यह किसने लिखा? फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा। किसने लिखा? फ्रेडरिक रेटजेल ने। पर्यावरण और मानव के आर्थिक क्रियाओं के मध्य के संबंध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पर्यावरण और मानव के आर्थिक क्रियाओं के संबंध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? यह किया जाता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। अब संभववाद का जनक तो विडाल डी लाप्लास। संभववाद का जनक कौन है? विडाल डी लाप्लास। अपना 9 नंबर क्वेश्चन है नवनिश्चयवाद मतलब रुको और जाओ विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? ग्रिफिथ ट्रेलर। मानव को प्रकृति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रकृतिकरण प्रक्रिया। क्या कहते हैं? प्रकृतिकरण प्रक्रिया। अब 11 नंबर क्वेश्चन है मानव भूतल की उपज है यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? कुमारी ए सैंपल ने या कुमारी ए सैंपल ने। अब अपना 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसके अंदर 3 तो मानव भूगोल के उपागम है, एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो कौन सा नहीं है?
ये मात्रात्मक क्रांति है, ये मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा है? प्रौद्योगिकी है, अन्य क्रियाओं को संपन्न करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसके अंदर यात्रियों के विवरण से भी भौगोलिक सूचना मिलती है, प्राचीन मानचित्रों से भी मिलती है, प्राचीन महाकाव्यों से भी भौगोलिक सूचना के स्रोत प्राप्त होते हैं, लेकिन चंद्रमा के चट्टानी पदार्थों के नमूनों से नहीं मिलती। तो इसके अंदर अपना ग ऑप्शन है राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो कौन नहीं करता भूगोल का वर्णन? है प्रौद्योगिकी के विकास द्वैधता पर आश्रित। इसके अंदर ग ऑप्शन हो जाएगा, द्वैधता पर आश्रित। क्या? द्वैधता पर आश्रित। कलाम अकेडमी भादरा आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिस भी बच्चे को ज़रूरत है उस बच्चे तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाने का कष्ट करें। कल अपना सेकंड चैप्टर यानी सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, उसके मोस्ट क्वेश्चन भी हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपको समझ में नहीं आया वहाँ से कमेंट करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।